हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 13। सारिका ने घर के नौकर से कहकर आई बाबा के लिए शाम का खाना बनवा दिया। किचन से बाहर आकर वह अपने कमरे में चली आई और बाथरूम में चली गई। सारिका ने हाथ मुंह धोया और बाहर आई। उसने कबर्ड से बनारसी साड़ी निकाली और पहनने लगी। सारिका ने साड़ी पहनी और उसका पल्लू सेट करके कंधे पर रख लिया, लेकिन बनारसी साड़ी होने की वजह से साड़ी की सलवटें जमने में वक्त लगा रही थी। सारिका बस उन्हें सही करने की कोशिश कर रही थी। शिवम सारिका को लेने कमरे में आया तो देखा सारिका अपना पल्लू संभालते हुए साड़ी की सलवटों को जमाने की नाकाम कोशिश कर रही है। शिवम उसके पास आया और नीचे बैठकर सलवटों को अपने हाथ में लेकर सही करने लगा। सारिका ने देखा तो कहा, अरे आप ये क्यों कर रहे हैं? उठ जाइए, आप ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए। शिवम ने सर उठाकर सारिका को देखा और कहा, क्यों नहीं करना चाहिए? और अगर हम ये कर दे तो क्या हो जाएगा? शिवम की बात सुनकर सारिका खामोश हो गई। कभी कभी शिवम उसके लिए कुछ ऐसा कर जाता था जो सारिका की सोच से भी विपरीत होता था। काम में व्यस्त रहने की वजह से शिवम सारिका को अपना कम ही वक्त दे पाता था और सारिका ने भी कभी इसके लिए कोई शिकायत नहीं की। शिवम ने साड़ी की सलवटों को सही किया और उठते हुए कहा, हम ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी जगह हमारे दिल में है, हमारे कदमों में नहीं, सारिका ने शिवम को देखते हुए कहा। शिवम ने सारिका की आंखों में देखा और कहा, अगर पत्नी आप जैसी हो तो उनके कदमों की धूल भी चंदन के समान होती है। और ये आपके हाथ खाली क्यों हैं? चूड़ियां कहाँ रखी हैं आपकी? कहते हुए शिवम कबर्ड से सारिका के लिए चूड़ियां निकालने लगा। कुछ देर पहले उसने जो शब्द कहे वो सारिका के दिल को छू गए। शिवम ने सारिका के लिए चूड़ियां निकाली और उसे बिस्तर पर बैठाते हुए खुद उसके सामने आ बैठा और एक एक करके चूड़ियां सारिका को पहनाने लगा। सारिका बस प्यार से शिवम को देखे जा रही थी। सारिका को अपनी ओर देखते पाकर शिवम हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपना ध्यान चूड़ियों पर जमाते हुए कहा, आजकल हम आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, जानते हैं सैकड़ों शिकायतें होंगी आपको, लेकिन क्या आप कहेंगी नहीं, पर आपको लेकर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसलिए आज आप हमें घाट लेकर जा रहे हैं, है ना? सारिका ने कहा तो शिवम सारिका की आंखों में देखने लगा और कहा, नहीं, आज कुछ खास है और इसलिए हम आपको घाट लेकर जा रहे हैं। कुछ खास? सारिका ने पूछा, क्योंकि आज ना तो उनकी शादी की सालगिरह थी, ना ही शिवम सारिका का जन्मदिन, फिर आज क्या खास हो सकता था? वो तो आपको वहीं चलकर पता चलेगा, शिवम ने आखिरी चूड़ी सारिका की कलाई में पहनाते हुए कहा। सारिका ने अपने दोनों हाथों को शिवम के सामने करके चूड़ियों को खनखना कर देखा। चूड़ियों की खनखनाहट से सहसा ही सारिका की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान तैर गई। शिवम प्यार से सारिका को मुस्कुराते हुए देखता रहा और मन ही मन कहा, आप सच में कितनी भोली हैं सारिका। दुनिया जहां का ऐसो आराम छोड़कर हमारी जिंदगी में चली आई और अपना सब हम पर न्यौछावर कर दिया, बिना किसी शिकायत के। उम्र के साथ मोहब्बत बढ़ जाती है, ये बात आपको देखकर सच साबित होती है, वरना सोने के कंगन ठुकराने वाली लड़की हमारे हाथों कांच की चूड़ियां पहनकर इतना खुश ना होती। शिवम को खोया देखकर सारिका ने मुस्कुराते हुए अपनी भवें उचकाई तो शिवम ने भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन नामे हिला दी और सारिका की आंख के किनारे से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। शिवम को जो डर था आज उसकी मोहब्बत को कहीं उसकी ही ना नजर लग जाए। शिवम सारिका को लेकर घर से बाहर आया। सारिका गाड़ी की तरफ जाने लगी तो शिवम ने कहा, सरू, वहां नहीं, यहां। सारिका ने शिवम की तरफ देखा तो पाया शिवम मुन्ना की बाइक पर बैठा सारिका की तरफ देख रहा है। सारिका मुस्कुराई और शिवम की तरफ चली आई। शिवम ने सारिका से पीछे बैठने का इशारा किया और सारिका ने शिवम के कंधे पर अपना हाथ रखा और पीछे बैठते हुए कहा,
आज आप पुराने शिवम जी लग रहे हैं और आप पुरानी सारिका। चलें? शिवम ने बाइक स्टार्ट करके कहा। सारिका ने धीरे से कहा। शिवम ने बाइक के हैंडल पर लगा शीशा सेट किया ताकि वह अपने पीछे बैठी सारिका को देख सके। उसने बाइक आगे बढ़ा दी और सारिका के साथ घर से निकल गया। रास्ते भर दोनों खामोश। शिवम शीशे में सारिका को देखते हुए बाइक चला रहा था और सारिका बनारस की सड़कों पर बिखरी चकाचौंध में खोई हुई थी। बनारस को देखते हुए उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो सालों पहले हुआ करती थी। शिवम नहीं जानता था आखिर सारिका को यह शहर इतना क्यों पसंद था। वजह वह खुद था या ये शहर जो हर आने वाले को अपना बना लेता था। इस शहर की हवाओं में आज भी वही खुशबू, वही इश्क घुला था जो सारिका ने पहली बार बनारस आने पर महसूस किया था। बाइक जैसे ही एक खाली सड़क से गुजरी, शिवम के पीछे बैठी सारिका ने अपने दोनों हाथों को हवा में खोल दिया और आंखें मूंद कर सर उठा लिया। उस हवा को, हवा में घुले एहसास को, उस इश्क को सारिका आज एक बार फिर महसूस करना चाहती थी। शिवम ने देखा तो बाइक की स्पीड धीमी कर दी। सारिका के चेहरे पर सुकून देखकर शिवम के दिल को भी सुकून मिल रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम काफी अच्छा था। सारिका के साथ घाट आने का फैसला काफी सही था। सारिका ने अपनी आंखें खोली और अपनी बाहें शिवम की कमर से लगाकर अपना गाल उसकी पीठ पर टिकाते हुए कहा, शुक्रिया। और ये किस लिए? शिवम ने पूछा। सारिका ने अपनी आंखें मूंदी और कहा, बस शुक्रिया। शिवम ने आगे कुछ नहीं पूछा और अपने हाथ से सारिका के हाथ को छूकर मुस्कुरा दिया। गौरी से बात कर मुन्ना वापस कमरे में आया तो देखा कमरे में निशी नहीं है और वंश निशी के बिस्तर पर उल्टा गिरा निशी के फोन में कुछ कर रहा है। मुन्ना वंश की तरफ आया। वह वंश से कुछ पूछता इससे पहले ही निशी कमरे में वापस आई। उसने यहाँ वहां देखा और फिर वंश के हाथ में अपना फोन देखकर उससे फोन छीनते हुए कहा, मेरा फोन इधर दो, चीप। निशी जिस रफ्तार से कमरे में आई थी उसी रफ्तार से वापस चली भी गई। निशी ने वंश को चीप कहा, लेकिन वह निशी को कुछ बोल पाता इससे पहले ही निशी वहां से चली गई। वंश उठा और कहा, मुन्ना सुना ना तुमने, उसने मुझे चीप कहा, उसे तो मैं। कहकर वंश जैसे ही जाने लगा, मुन्ना ने उसे वापस बिठा लिया और कहा, जाने दे, लड़की है। मुन्ना की बात सुनकर वंश ने घूर कर मुन्ना को देखा तो मुन्ना ने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात अपनी है, माफ कर दे। ठीक है मुन्ना, तू कहता तो कर देता हूं, वंश ने बच्चों की तरह कुरमुनाते हुए कहा। तो अब हमारे कहने से निशी से माफी भी मांग लो, सिर्फ हमारे लिए। अब हमारे कहने से मांग लो। देखो तुम्हें सीरीज में काम करना है ना वंश, तो तुम्हें अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखकर ये करना होगा। मुन्ना ने वंश को प्यार से समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मुन्ना, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उसे सॉरी बोलूंगा, वंश ने कहा। हालांकि उसका मन तो नहीं था कि वह निशी से जाकर सॉरी बोले। उसने जो गलतियां की थी उसके लिए एक सॉरी जरूरी भी था। मुन्ना ने उसे साइड हक किया और कहा, ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं, 2 मिनट बाद तुम भी आ जाना, और जैसे ही हम तुम्हारी तरफ देखें तुम ऐसे दिखाना कि तुम अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हो। क्या ये करना जरूरी है? वंश ने कहा। हाँ, बहुत जरूरी है, 2 मिनट बाद नीचे आ जाना। कहते हुए मुन्ना उठा और वंश का कंधा थपथपाकर वहां से चला गया। मुन्ना के जाने के बाद वंश उठा और निशी के कमरे में यहां वहां घूमने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया और उसने बिस्तर की तरफ देखते हुए कहा, ये बिस्तर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा और जमा हुआ लग रहा है। कहते हुए वंश बिस्तर पर कूदा और लोटपोट होने लगा। अगले ही पल बिस्तर की बेडशीट जमीन पर थी और तकिए यहां से वहां। वंश को यह सब करने में बड़ा मजा आ रहा था। इतने में ही उसका मन नहीं भरा तो वह निशी के ड्रेसिंग टेबल की तरफ चला आया और वहां रखे निशी के मेकअप किट को पूरा बिखेर दिया। उसने निशी की सबसे महंगी वाली लिपस्टिक उठाई
और शीशे पर बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखकर नीचे एक छोटा सा दिल बना दिया। उसे एक अलग ही खुशी हो रही थी। वह कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। उसने निशी का मेकअप किट उठाया और फिर खुद को मेकअप करने लगा। मेकअप नहीं, दरअसल शीशे में देखते हुए वह निशी की नकल कर रहा था। उसने बहुत ही गंदा मेकअप किया। गालों पर पाउडर के बाद बहुत सारा ब्लश लगाया। होठों पर लिपस्टिक और आंखों पर मस्कारा लगाते हुए वंश कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। उसने शीशे में देखकर खुद को 2-4 फ्लाइंग किस दी और शीशे में खुद को उंगली दिखाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतने सुंदर लगो। छिपकली। नीचे आकर मुन्ना ने देखा निशी घर की बालकनी में परेशान सी खड़ी है, तो मुन्ना उसके पास आया और कहा, वंश की तरफ से हम तुमसे माफी चाहते हैं। अरे नहीं मुन्ना भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दरअसल मैं वंश की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से परेशान हूं। निशी ने मायूसी भरे स्वर में कहा। तुम चाहो तो हमसे शेयर कर सकती हो, मुन्ना ने अपनेपन से कहा। निशी ने मुन्ना की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी मुन्ना भैया, मैंने आपके सामने वंश को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो थोड़ा बदतमीज है, लेकिन उसे बदतमीजी करने के लिए मैंने ही उकसाया। डैड ने मुझे घर से बाहर जाने नहीं दिया और उनका गुस्सा मैंने वंश पर निकाल दिया। अगर वो अपना एटीट्यूड थोड़ा कम कर ले तो वो इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने उसके लिए कहा। और मुझे आपके लिए भी बुरा लग रहा है। आप पहली बार मुंबई आए, मेरे घर आए और आपको ये सब देखना पड़ा। आई एम सॉरी मुन्ना भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुन्ना ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया और निशी के सर पर हाथ रखकर कहा, हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम बहुत प्यारी हो, सॉरी मत कहो। वैसे तुमसे भी ज़्यादा गलती वंश की है और तुम यकीन नहीं करोगी उसने हमसे क्या कहा। क्या कहा उसने? निशी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। मुन्ना ने निशी की तरफ देखकर कहा, उसने कहा तुम्हारा दिल दुखाकर वो खुश नहीं है। उसने आज तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। वो तुम्हें सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारा सामना कर सके, इसलिए उसकी जगह हम तुम्हें सॉरी कहने आए हैं। उसने कहा वो सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा और नाराजगी नहीं। आई थिंक वो तुम्हें थोड़ा पसंद भी करता है, इसलिए तो इतनी बदतमीजियां करने के बाद भी लौटकर तुम्हारे पास वापस आ जाता है। निशी ने सुना तो मुन्ना की बातों में खोकर रह गई। उसे बस वंश का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। मुन्ना की बातें सुनकर वह एकदम से वंश पर दया करने लगी और उसने मुन्ना की तरफ देखकर मायूसी से कहा, क्या वो सच में शर्मिंदा है? हाँ, वो भी इतना कि तुम्हारे सामने आने से भी कतरा रहा है। अब तो उसे माफ कर दो। मुन्ना ने सीढ़ियों की तरफ देखकर कुछ ज्यादा ही बेचारगी से कहा, लेकिन वंश अभी तक नहीं आया था। निशी ने सुना तो उसका दिल पिघल गया और उसने कहा, वो कितना अच्छा है और मैंने खामखा उस पर गुस्सा किया, उसे चीप कहा। मुझे उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, उसे कितना बुरा लगा होगा। कोई बात नहीं, तुम उससे एक सॉरी बोल देना, वो इतना अच्छा है कि तुम्हारी सब बातें भूल जाएगा, मुन्ना ने कहा। तो फिर चले? निशी ने कहा। कहाँ? मुन्ना ने पूछा। ऊपर, वंश को सॉरी बोलने और उससे सॉरी सुनने, निशी ने खुश होकर कहा। मुन्ना मुस्कुराया और कहा, आओ चलो। वंश नीचे नहीं आया तो मुन्ना निशी को लेकर ऊपर चला आया। वंश ड्रेसिंग से हटकर कमरे की खिड़की के पास आ चुका था और दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़ा था। निशी मुन्ना के साथ ऊपर आई। उसने कमरे में आकर कहा, वंश, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा पेश नहीं आना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं वादा करती हूँ आइंदा से मैं तुम्हें कभी चिरकुट कहकर नहीं बुलाऊंगी। आई प्रॉमिस। वंश ने निशी के मुंह से माफी भरे शब्द सुने तो मन में गुदगुदी सी होने लगी, लेकिन वह निशी की तरफ पलटी कैसे? निशी से बदला लेने के लिए उसने कुछ देर पहले कमरे का जो हाल किया था, उसके बाद निशी तो क्या, नवीन और मेघना भी उसे माफ नहीं करते। ऊपर से वह अपने सुंदर चेहरे पर निशी का मेकअप थोप रखा था। वंश को खामोश पाकर निशी मुन्ना की तरफ पलटी और धीरे से कहा, लगता है वो कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा है, आप उससे कहिए ना।
वंश, निशी तुमसे कुछ कह रही है। वहां खिड़की की तरफ मुंह करके क्यों खड़े हो? हमारी तरफ पलटो, मुन्ना ने कहा। वंश ने मन ही मन महादेव का नाम लिया और पलट गया। मुन्ना ने देखा तो उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वह गिरते गिरते बचा। वही निशी को काटो तो खून नहीं। आखिर उसके हजारों रुपयों के महंगे मेकअप किट का वंश सत्यानाश जो कर चुका था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 13। और क्या लगता है आपको, वंश को ऐसे देखकर निशी क्या करने वाली है उसके साथ? जानने के लिए मुझसे मिलिए वंश की 13वीं पर। बाय बाय।